गैलप का सर्वे, आईएमएफ का वफ्द पहले था, वर्ल्ड बैंक का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है अमेरिका और चीन के दरमियान दूरियां कम करने में पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक। मुआशी समत क्या है, मुआशी हालात क्या हैं, ये जो बेहतरी है इसकी रिफ्लेक्शन पब्लिक में कब नज़र आएगी, तमाम मामलात पे बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, गैलप ने सर्वे दिया जिसमें जो कारोबारी इंडेक्स है उसमें बेहतरी हुई है, कारोबारी तबके ने एतमाद का इजहार किया है। लेकिन पैरेलल जो देख रहे हैं मईशत को, लोगों का ये भी कहना है कि हुकूमत के लिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कमी आना ये भी एक चैलेंज है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कारोबारी तबके का एतमाद है ये इसको भी ओवरकम कर लेगा या इट वुड टेक टाइम? फैसल साहब, बात यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकॉनमीज बिहेव करती हैं जब आईएमएफ की इंगेजमेंट होती है। एक मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई देती है, जिसका मतलब है अफरात ज़र में कमी आ गई है, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह जो है वो 6-7% पे आ गई है। पिछले सालों में 29 और 24% पे थी। पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है वो संभल गया है। कॉन्सिक्वेंटली रिजर्व्स 11-12 अरब डॉलर के दरमियान इस वक्त हॉवर कर रहे हैं। एक डिफॉल्ट का खदशा जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि आईएमएफ जब भी इंगेज करता है तो वो मेक श्योर करता है कि एक्सटर्नल नीड्स पूरी हों। ये रिफ्लेक्टिव है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी, और जिस सर्वे का जिक्र किया जिसमें 55% बिजनेसेस जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि देयर ऑपरेशंस आर डूइंग वेल, ये 10% ज़्यादा है कंपेयर टू दी सेकंड क्वार्टर जो पिछले में सर्वे हुआ था। 60% बिजनेसेस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर हो जाएगी। ये 19% रीजन ऑप्टिमिज्म है। अब इसी तरह अगर आप इंडिविजुअल्स को देखें तो 51% ऑफ पाकिस्तानीज एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म। ये सब कुछ एक मैक्रो स्टेबिलिटी की वजह से है। पाकिस्तान में इस वक्त जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी कोशिश होने की जो एक उम्मीद बंधी है, रेकोडेक हो, $2.8 बिलियन हो, सऊदी अरेबिया के रोल ओवर्स हो गए, डेट इस साल का संभल गया, सीपेक 2 की एक उम्मीद बांध रहे हैं। इन सब चीज़ों से एक उम्मीद बंधी है, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि अब हुकूमत जो है वो फंडामेंटल काम, यानी कि जो स्पेस मिल गई है उसमें करेगी। बट जब फंडामेंटल कामों की बात होती है तो तभी लोगों की जो जिंदगी है लॉन्ग टर्म में वो इनकम सपोर्ट से तो बेहतर नहीं होनी। हम 10 मिलियन हाउस होल्ड्स तक दे भी दें अगर एक स्टाइपेंड क्वार्टर का, तो उनकी जिंदगी नहीं चलनी, वो तो एम्प्लॉयमेंट से चलनी है। उसके लिए आपको पीआईए को बेचकर प्राइवेटाइज करना है, कंपटीशन क्रिएट करना है। बट फैसल साहब, आज भी जब भी आप फंडामेंटल काम करने जाते हैं, चाहे वो पीआईए को बेचना हो, चाहे वो पाकिस्तान का जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसको ऐसे हमवार करना हो कि आप भी वही टैक्स दें जो ताजर दे रहा है, आप भी वही टैक्स दें जो एग्रीकल्चर इनकम वाला दे रहा है, आप भी वही टैक्स दें जो रिटेल और होलसेल वाला दे रहा है, आप भी वही टैक्स दें जो हम रियल एस्टेट से लेते हैं। पर ऐसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। आप बहुत अच्छे एंकर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप हाईएस्ट सैलरी ब्रैकेट में है, तो आप तो 38.5% के करीब टैक्स देंगे। ये टैक्स तो वो है जो स्वीडन में लिया जाएगा या स्विट्जरलैंड में लिया जाएगा। हम ही देंगे, सोचिए ना, सोचिए इस बारे में। ये मैंने दूसरी चीज, इसी तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसी तरह जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस स्पेशली इन दी एनर्जी सेक्टर कम करने की है। अब ये वो फंडामेंटल काम है जिनको किए बगैर मईशत का जो, जिसे कहते हैं ना जी, वो मईशत का पहिया चल पड़ा है, टेक ऑफ, मैं ऐसी गुफ्तगू नहीं करता। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत भी ठीक होने वाली है, चाहे वो एग्रीकल्चर की है, फर्म्स की है, लेबर प्रोडक्टिविटी की है, और अक्रॉस द बोर्ड ये जो काम मैंने आपके सामने रखे हैं, इंजन्स ऑफ ग्रोथ लाना, ये सारे काम होने वाले हैं। जब तक ये होंगे नहीं, पर फैसल साहब, गुड न्यूज़ इज कि आपको वक्त और स्पेस मिल गई है। अब ये काम आपने करने हैं, अगर आप करके दिखाएंगे, अथॉरिटीज करके दिखाएंगी, तो बेहतरी की उम्मीद इससे ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती टाइम ये, लेकिन डॉक्टर साहब, ये टाइम और स्पेस का जो मसला है ये हमें बार बार मिलता है। मसला तो वही आगे खड़ा हो जाता है कि हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते। मसलन पीआईए की आप बात कर रहे हैं, ये पिछले साल जून में होनी थी, फिर अक्टूबर में होनी थी, फिर दिसंबर में होनी थी, फिर आपके सामने जो कुछ होता रहा है, अब फिर अक्टूबर की तारीख दी जा रही है। एक तो ये है कि ये काम क्यों इस तरह से नहीं हो पाता कि हम टाइम पे टाइम लेते जाते हैं और वक्त ज़ाय करते जाते हैं। ये जितना गुजर गया है ये वक्त हमने ज़ाय कर दिया है ना, बजाय स्पेस हम लेते, हमने स्पेस दे दी है। एक दूसरा इशू जो इस वक्त बन रहा है वो ये है कि पिछले साल गंदम के साथ जो हशर हुआ
हमारी हुकूमतों ने किया। इस साल एक तो वैसे किसान जो है दिल बर्दाश्त है, लेकिन साथ ही साथ बारिशें नहीं हुई और जिसकी वजह से मनफी असरात मुरतब, अगर खुदा ना खास्ता ये गंदम की फसल पे मनफी असरात मुरतब होते हैं तो फिर ये सारे हमारा जो साइकिल चल रहा है इसको डिस्टर्ब करेगा, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने इरशाद साहब बड़ी फंडामेंटल गुफ्तगू की है। पहली बात यह है, टाइम एंड स्पेस 2013 से ये तीसरी दफ़ा है। 13 में भी प्रोग्राम में थे, 19 में भी प्रोग्राम में थे, अब भी प्रोग्राम में है IMF के। ये बात दुरुस्त है आपकी। 24वीं मरतबा इस तरह है कि 77 साल में 24 दफ़ा प्रोग्राम एंटर किया है, कंप्लीट नहीं किया पर एंटर तो किया। पहले साल की स्टेबिलिटी तो आई। आप क्यों नहीं कर पाते? मेरा तो मुशाहिदा इसमें बड़ा सादा सा है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन को ही ले लीजिए, करनी है आपको कॉम्पिटेंट टीम चाहिए एट द प्राइवेटाइजेशन कमीशन। अरबों डॉलर के एसेट बेचने हैं, आप लाखों रुपए की सैलरी नहीं देकर ला सकते बंदे अच्छे या खवातीन अच्छी या चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन ऐसा जो ये काम सारे कर सके या चेयरपर्सन ऐसा। फंडामेंटली ये जो है ये प्रॉब्लम है कॉम्पिटेंस का कि पब्लिक सेक्टर में पॉलिसी बनानी है अच्छी एनर्जी सेक्टर की। आप बता दें कि आपके पास कितने एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं जो कि डिसीजन मेकिंग पे हों। जिन मुल्कों ने भी ये काम किया है उन्होंने केपेबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट थ्रू हाई टेक्नोक्रेट्स किया है। सो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, इंसेंटिव्स हमने ऐसे रखे हुए हैं कि रियल एस्टेट को टैक्स में कम से कम लाओ, उसको नो योर कस्टमर में कम से कम लाओ, पर मैन्युफैक्चरिंग को टैक्स भी सबसे ज्यादा करो और नो योर कस्टमर भी सबसे ज्यादा पूछो। तो फिर यार अनप्रोडक्टिव एसेट्स में अगर पैसे पड़े रहेंगे लोगों के तो फिर मुल्क में चपली या माइक्रोचिप या गाड़ी ऐसी कैसे बिकेगी जो दुनिया को बेच सके। सही। और जो दूसरी बात इरशाद साहब ने कही है बहुत सही है। देखें इरशाद साहब, 5.5 मिलियन बेल्स कॉटन की आ रही हैं जो कि कदरे कम हैं, आप आधी हैं जो आपके मुल्क की डिमांड है। वीट भी कम आ रही है। एग्रीकल्चर 6% पिछले साल ग्रो की थी। पहले जो क्वार्टर की ग्रोथ है पूरे मुल्क की सिर्फ 0.9% हुई है। अब अगर आप जब तक हाई इन्वेस्टमेंट, हाई प्रोडक्टिविटी, राइजिंग एक्सपोर्ट, केपेबल मैनेजमेंट, सेविंग्स रेट ये सब तब्दील नहीं करेंगे, आप किसी सूरत भी नहीं बढ़ सकते एक हाई ग्रोथ इकोनॉमी की तरफ। आज भी ये नहीं है कि ग्रोथ करनी है या नहीं, ये सवाल ही गलत पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि ग्रोथ के जो इंजन है उनको ठीक करना है कि नहीं करना। ठीक है, ठीक है। अगर वो कर लेंगे तो जितनी मर्जी ग्रोथ कर लें मुल्क में। अच्छा, FDI जो है वो बहुत बहुत बड़ा इंजन है ग्रोथ का, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पिछले 1 साल के अरसे में ख़ासतौर पर SIF से बनने के बाद जो FDIs के शोबे में हमें कितनी कामयाबी हुई, कितनी ज़्यादा बैरूनी सरमायाकारी आई जिसकी वजह से हम मुतमईन हों कि जी आगे भी बहुत अच्छा होगा? देखिए, एक तो बात है कि 27-28% FDI पिछले साल से बढ़ी हुई है, बट इट्स नॉट इनफ। मतलब ये $2 अरब या उससे तजावुज़ कर भी जाए, हमें तो FDI का लेवल जो है मेरे ख्याल में $4-5 अरब का चाहिए। पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इरशाद साहब, ये कोई भी आपको नहीं कहेगा और इस बात पर जाके जरा मुशाहिदा कीजिएगा कि इनमें से कितनी FDI ऐसी है जो पाकिस्तान आती है, कोई लाइसेंस बेचते हैं आप, वो लाइसेंस बिकता है, मोबाइल पाकिस्तान में लगता है, आप, मैं और फैसल उस मोबाइल को खरीदते हैं, सर्विस यूज करते हैं, उसका डिविडेंड फिर बाहर चला जाता है। ज्यादा FDI ऐसी आई है। अब FDI कौन सी चाहिए? FDI वो चाहिए कि वो आए, वो गाड़ी लगाने की, चिप बनाने की, जूती बनाने की, सर्जिकल गुड्स बनाने की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाए,